दोस्तों डीजीपी साहब का मीटिंग रूम और उस मीटिंग में जिले के मेन मुख्य ऑफिसर मौजूद थे। डीजीपी साहब गुस्से में बोल रहे थे, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आखिर हो क्या रहा है जिले में? कोई किसी का ज़मीन बेच देता है, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। जिले के दर्जनों लोग गायब हो चुके हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है? सिर्फ वर्दी पहन के तनख्वाह ले रही है। तभी एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है और सलूट मार कर बोलता है, सर हम लोग क्या करें? हमारे हाथ कानून से बने हैं और हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। जो कोई भी फरियादी केस दायर करता है, दूसरे दिन केस वापस ले लेता है, गवाह मुकर जाता है और सबसे बड़ी बात, फरियादी कभी कभी गायब हो जाता है जो आज तक नहीं मिला। तभी डीजीपी साहब गुस्से में बोलते हैं, आखिर ये सब कर कौन रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? तभी दूसरा ऑफिसर खड़ा होता है, बोलता है, सर मुखबिर से हमने पता किया है, सारा खेल में मंत्री भैरव सिंह यादव का हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। कोई गवाह अगर तैयार भी होता है तो एन वक्त पर वो मुकर जाता है या तो वो सदा के लिए गायब हो जाता है। हम लोग क्या करें? तभी डीजीपी साहब जोर से गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए बोलते हैं, आखिर कोई तो इसका उपाय होगा, कोई तो हल होगा। तभी तीसरा ऑफिसर खड़ा होता है, बोलता है सर, एक और सिर्फ एक उपाय, एसपी विवेक राजपूत। ये समस्या, ये केस एसपी विवेक राजपूत के हवाले कर दीजिए, वो सब कुछ सही कर देगा। दोस्तों डीजीपी साहब आला कमान से बात करके एसपी विवेक राजपूत को अपने यहाँ बुलाते हैं और एसपी विवेक राजपूत पूरे टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। और एसपी विवेक राजपूत के टीम में थे इंस्पेक्टर रोहित सिंह और इंस्पेक्टर रूही खान। इसमें से बहुत पुराने दर्शक हैं जो इन सबको जानते हैं। केस को एसपी विवेक राजपूत के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन एसपी विवेक राजपूत का वही शर्त, वही नियम कि हमारे केस के बीच, हमारे काम करने के बीच कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो सीनियर अधिकारी हो या जूनियर अधिकारी हो। हमारे काम के तौर तरीके पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब दोस्तों उस केस को विवेक राजपूत को सौंप दिया जाता है और डीजीपी साहब निश्चिंत हो जाते हैं। अब विवेक राजपूत अपनी टीम के साथ एक साउंड प्रूफ कमरे में मीटिंग करता है ताकि उनकी बात कोई सुने ना। और उस मीटिंग हॉल में सिर्फ 3 शख्स मौजूद हैं, एसपी विवेक राजपूत, दूसरा इंस्पेक्टर रोहित सिंह और तीसरा इंस्पेक्टर रूही खान। तीनों आपस में विचार विमर्श करते हैं और सारा फाइल खंगालने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मंत्री भैरव सिंह यादव ही सब जाल का ताना वाना बुनने वाला है, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बस सबूत लाना है, ऐसे गिरफ्तार करना है। तभी इंस्पेक्टर रोहित सिंह बोलता है कि सर, अगर नेता के खिलाफ हमें सबूत चाहिए तो नेता के घर में कोई अपना भेदिया को भेजना पड़ेगा। तभी इंस्पेक्टर रूही बोलती है कि सर, मेरे पास एक आइडिया है। उस नेता के बंगले पर मैं नौकरानी बन के जाऊँगी। मैं लड़की हूँ और इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल ताना बाना तैयार हो जाता है और सब कुछ रेडी हो जाता है। दोस्तों विवेक राजपूत अपना स्पेशल बैग खोलते हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन में काम आता था, उसमें वो सब टूल थे। अब इंस्पेक्टर रूही खान का गेटअप तैयार होने लगता है। इंस्पेक्टर रूही खान को एक मंगलसूत्र पहनाया जाता है और मंगलसूत्र के बीच में एक छोटा सा नग था जो काफ़ी चमकीला था और चमक रहा था, लेकिन वो नग नहीं था, वो शक्तिशाली कैमरा था। इंस्पेक्टर रूही खान के कानों में 2 सस्ते रिंग पहना दिए जाते हैं। वो रिंग नहीं था, वो शक्तिशाली एयरफोन था। एक सस्ती सूती का साड़ी उसे पहना दिया जाता है। पैरों में पुराने घिसे हुए चप्पल, मांग में सिंदूर, तेल से चुपड़ा हुआ बाल और बालों की कुछ चमक उसके चेहरे पर भी थी। बिल्कुल वो देहातन गंवारन लग रही थी। अब दोस्तों नेता के बंगले के थोड़े ही फासला पर एक रूम तैयार किया जाता है और उस रूम में रिकॉर्डिंग की सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है जो कि स्टिंग ऑपरेशन में काम आता था और इसका जिम्मा दिया जाता है इंस्पेक्टर रोहित सिंह को। रोहित सिंह वहाँ पर जम जाता है और इंतजार करने लगता है इंस्पेक्टर रूही खान का प्लांट होने का। अब दोस्तों इंस्पेक्टर रूही खान भरी दोपहरी में घूमते घूमते नेता के बंगले पर जाती है और उसके दरवाजे पर बैठ जाती है और थका होने का और भूखा होने का नाटक करती है। तभी एक दरमान उसे वहाँ से भगाता है कि वो लड़की तू यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से भाग जा, ये मंत्री जी का बंगला है। दोस्तों इंस्पेक्टर रूही खान हाथ जोड़ देती है, बोलती बाबूजी मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, भीख मुझसे मांगा नहीं जाता। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पहले भी मैं खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन मेरी नौकरी छूट गई है और मेरे पति का भी देहांत हो गया है। मैं बड़ा मजबूर हूँ, मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए। दोस्तों नेता के घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे नौकर थे। एक नौकर वहाँ और बढ़ा दिया जाता है और दरबान जाकर वहाँ बात करता है और रूही खान को नौकरी मिल जाती है। अब रूही खान नेता के लिए खाना बनाने लगती है। रूही खान एक्चुअली में अच्छा रसोइया भी थी, बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती थी। नेता काफ़ी प्रसन्न होता उसका खाना खा के। अब पूछता है तुम पहले कहाँ काम करती थी? रूही खान बोलती है बाबूजी मैं पहले एक शहर में काम करती थी, लेकिन मेरे पति जब से देहांत कर गए मैं अपने गाँव आ गई हूँ और यहाँ कोई काम धंधा मेरा नहीं मिल रहा है
आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे काम दिया, मैं दिल लगा के काम करूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। नेता काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था। दोस्तों दूसरे दिन सुबह होता है और सुबह से ही नेता भैरव सिंह के यहाँ बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था। किसी के हाथ में मोटे मोटे फाइल थे, तो किसी के हाथ में लिफाफे थे, तो किसी के हाथ में नोटों से भरे सूटकेस थे। और मंत्री भैरव सिंह यादव एक बड़ा सा सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे कहीं का महाराजा हो, और मूँछों पर ताव देता हुआ बोलता है, राजनीति भी एक बिजनेस है और मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। और बोलते वक्त उसके चेहरे पर अकड़ ऐसी थी जैसे वो कानून से भी बड़ा हो। दोस्तों इंस्पेक्टर रूही खान को पहले ही दिन से वहाँ का माहौल बड़ा ही अजीब लगा। दोस्तों रात के 11 बज चुके थे और सुबह से वहाँ लाइन लगे हुए थे लोगों का। कोई नौकरी की फरियाद के लिए आया था, तो कोई अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया था, तो कोई अपने पति को छुड़ाने के लिए आया था, और सब मोटे मोटे लिफाफे में पैसे भर के लाए थे। दोस्तों दूसरे दिन भी बीत जाता है और रूही खान मौका देखकर उसके डाइनिंग टेबल पर जहाँ वो मीटिंग करता था उसके गुलदस्ते में शक्तिशाली छोटे छोटे बटन कैमरा लगा देती है और हर जगह छोटे छोटे एयरफोन चिपका देती है। दोस्तों सारी बातें की रिकॉर्डिंग और सारे वीडियो वहाँ पर इंस्पेक्टर रोहित सिंह पूरा रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्तों तीसरा दिन सुबह होता है और 6 बजे सुबह से ही फरियादी के वहाँ लाइन लग जाते हैं। कोई अपनी नौकरी के लिए आया था, तो कोई अपने बेटे की नौकरी के लिए आया था। तब इंस्पेक्टर रूही को पता चलता है कि ये नेता भ्रष्टाचार में कितना व्यापक रूप से लिप्त है। तभी नेता कैशियर को आवाज़ देता है। अब बोलता है, कैशियर कल का कलेक्शन कितना हुआ था? कैशियर बोलता है, हजूर कल का कलेक्शन 50 लाख था। कैशियर फिर रुक जाता है, बोलता है, हजूर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो स्कूल वाली ज़मीन में कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नेता अपने मूँछों को ताव देता हुआ बोलता है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसमें से 1-2 लोगों को गायब करा दो, बाकी सारे लोग डर जाएंगे और आवाज़ उनकी बंद हो जाएगी। कैशियर बोलता है, हजूर ऐसा ही होगा। अब रूही खान को ये लगने लगा था ये नेता भ्रष्ट तो है ही, साथ साथ बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा भी है। तभी दोस्तों एक बुजुर्ग वहाँ पर थरथराते पाँव से आता है और नेता के कदमों में झुक जाता है। अब बोलता है, नेताजी मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। नेता बोलता है, तेरे बेटे की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये लगेगा। बुजुर्ग कांपते हाथों से हाथ जोड़ देता है, बोलता है, नेताजी इतने पैसे मेरे पास होते तो नौकरी काहे करता। नेता बड़ा ही बेरुखी से बोलता है कि अगर नौकरी नहीं चाहिए तो वो रहा सामने गेट, बाहर निकलो। तभी दोस्तों एक महिला आती है और नेताजी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगती है। वो बोलती है, नेताजी मेरे पति को पुलिस ने बेगुनाह पकड़ लिया है, उसे जेल में बंद कर दिया है, कृपा करके उसे छोड़ा दीजिए। नेताजी उस महिला को बड़ा ही कुटिल मुस्कुराहट के साथ देखता है। अब बोलता है, तुम तो बड़ा खूबसूरत हो, तुम्हारे पति छूट जाएगा, लेकिन इसके एवज में तुम्हें जो पैसा लगेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और ही देना होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, अब तुम समझ सकती हो। दोस्तों वो औरत वहाँ से रोती गिरती भाग जाती है। दोस्तों ये सब देखकर इंस्पेक्टर रूही का खून खौल उठा था, लेकिन वो नौकरानी की भेष में थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपना मिशन कंप्लीट करना था। दोस्तों चौथे दिन भी यही सब चलता रहा। पूरा मीटिंग, पूरा विचार विमर्श, कहाँ क्या करना है, कौन सी ज़मीन हथियानी है, किसको गायब करना है, किसको लूटना है, किसे फिरौती मांगना है। सारा प्लानिंग होने के बाद नेता बिल्कुल फुर्सत में हो जाता है और अपने गले से एक चाबी निकालता है और एक गुप्त कमरा की तरफ जाता है। इंस्पेक्टर रूही भी छुपे छुपा के ये सब देख रही थी। वो कमरा का लॉक खोलता है और अंदर नज़र पड़ते ही इंस्पेक्टर रूही खान का आंखें चुंधिया जाती है। अंदर सोने चांदी का अंबार लगा हुआ था, नोटों के बंडल के अंबार लगा हुआ था। नेता इन सबको बड़ा ही संतुष्टि भरे निगाह से देखता है और मुस्कुराता है। अब मुस्कुराते हुए एक तिजोरी के पास जाता है और उस तिजोरी को खोलता है। उसके अंदर बहुत सारे फाइलें थी, डायरी थी। वो सब देखकर बड़ा ही सुकून भरे नेता उसे बंद करता है। तभी दोस्तों उस मंत्री को कुछ याद आता है और फ़ोन निकालता है और फ़ोन में किसी को आदेश देता है कि वो पत्रकार बहुत सवाल करता है, तुम्हें पता है ना उसका क्या करना है। शायद उधर से आवाज़ आई कि ठीक है नेताजी, मैं समझ गया। दोस्तों ये सुनकर इंस्पेक्टर रूही खान के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब वो समझ चुकी थी नेता भ्रष्ट के साथ साथ, घुसखोर के साथ साथ, अय्याश के साथ साथ कातिल भी है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों रूही खान के वहाँ गए 4 दिन हो चुके थे। 5वां दिन नेता अपने सब कामों से फारिग होकर खाने के टेबल पर आ जाता है। रूही खान उसके लिए खाना लगाती है, लेकिन खाने में वो बेहोशी की दवा मिला चुकी थी। नेता बड़ा ही चटकारे, बड़ा ही स्वाद लेकर खाना खाता है और खाते खाते वो बेहोश हो जाता है। रूही खान उसे उठाती है, उसके बेडरूम में सुला देती है और उसके गले से वो चाबी निकाल लेती है और जाती है उसी गुप्त तह खाने की ओर। वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर देखती है कि बाप रे बाप, सोने और चांदी का अंबार लगा हुआ था। बड़े बड़े सोने के ईंट, चांदी के ईंट, गहने तो पूछो ही मत। दोस्तों इन सब से रूही खान को कोई मतलब नहीं था। इन सब का वीडियो बना के वो भेज देती है एसपी विवेक राजपूत को, जहाँ इंस्पेक्टर रोहित इन सबको कैचअप कर रहा था। और जल्दीबाजी में दोस्तों वो तिजोरी का लॉक खोलती है
उसके अंदर से फाइल निकालना शुरू करती है। दोस्तों पहला फाइल निकालते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों पहला फाइल में सैकड़ों गरीब लोगों की ज़मीन की लिस्ट थी, जिसे विकास के नाम पर इस नेता ने हथियार लिया था, हड़प लिया था और उसे बेच दिया था। दोस्तों दूसरा फाइल खोलते ही इंस्पेक्टर रूही कांप जाती है। उनमें उन सब लोगों के नाम लिखे हुए थे जो नेता के खिलाफ कभी आवाज़ उठा रहे थे और अब इस दुनिया में नहीं थे। दोस्तों तीसरा उसके हाथ में एक डायरी आता है। उस डायरी खोलते ही रूही खान कांप जाती है, क्योंकि डायरी के पहले पन्ने पर बड़ा ही सुनहरे अक्षरों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं इस जिले का मालिक हूँ और मालिक के खिलाफ जाने वाले को मरना ही पड़ता है। और उसके नीचे उन 12 लोगों के नाम लिखे हुए थे जो आज तक नहीं मिले थे, गायब हो चुके थे, और सबके नीचे लिखे हुए थे मिशन कंप्लीट। दोस्तों रूही खान फटाफट सबको फोटो खींचती है और रोहित सिंह को फटाफट भेजते जाती है। दोस्तों चौथा फाइल उठाती है। उनमें उन सब बिल्डरों के नाम लिखे थे जो नेता को हर महीने कमीशन देते थे, और सबके नाम लिखे हुए थे और सबके नाम के आगे रकम भी लिखा हुआ था, कौन कितना देता है। किसी के नाम के आगे 5 लाख, किसी के 6 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 12 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 20 लाख। दोस्तों इन सबका फोटो खींचती है और इंस्पेक्टर रोहित को भेज देती है और 5वां फाइल खोलती है। दोस्तों 5वां फाइल खोलते ही इंस्पेक्टर रूही के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल था जो सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये केंद्र सरकार की ओर से आए हुए सारी योजना का फाइल था, जिसमें गरीबों को घर बनाने के लिए करोड़ों रुपये आए हुए थे। लेकिन ये भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट ऑफिसर से साठगांठ करके करोड़ों रुपया को डकार गया था, हजम कर गया था। दोस्तों इन सब फाइल देखने के बाद रूही खान एक बार डायरी को फिर से पलटती है। उसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जैसे लास्ट पन्ना पर जाती है वहाँ बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था दोस्तों, राजनीति में टिकने के लिए 3 चीज़ चाहिए, पहला पैसा, दूसरा पावर और तीसरा डराने की क्षमता। और आगे लिखा हुआ था, इन तीनों चीज़ मेरे अंदर है, मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है और डराने के लिए गुंडे भी हैं। और आगे लिखा होता दोस्तों, जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मैं इतिहास बना देता हूँ। दोस्तों ये देखकर, ये पढ़कर रूही खान कांप जाती है। दोस्तों रूही ने इत्मीनान से सभी की फ़ोटो खींची और सबकी वीडियो बनाकर एसपी विवेक राजपूत और रोहित सिंह को भेज देती है। वापस चाबी नेता के गले में डाल देती है और जाके अपने बिस्तर पर सो जाती है। सुबह नेता उठता है, अपने सब कामों से फारिग होता है और अपने उस गुप्त रूम में जाता है। वहाँ जाते ही उसे कुछ शक होता है। उसे लगने लगा था इस रूम में किसी ने कदम रखा है, लेकिन कौन, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी एकाएक उसकी नज़र जाती है नौकरानी के ऊपर। उसे शक होता है कि हो न हो ये नौकरानी कुछ न कुछ अजीब है। अब दोस्तों नौकरानी के ऊपर ध्यान देने लगता है। उसके हाव भाव, बोल चाल, चाल चलन सब अजीब लगते हैं उसे। वो अपने एक शूटर को बोलता है, मुझे इस नौकरानी पर डाउट है, ये हो न हो किसी की जासूस है, किसी की भेदिया है। शूटर तपाक से बोलता है कि हजूर आप कहें तो मैं इसे उड़ा दूँ। दोस्तों ये सब रूही खान सुन रही थी, लेकिन नेता मना कर देता है, बोलता नहीं, पहले ये पता करो ये किसके कहने पर और यहाँ क्यों आई है। अगर ये जासूस है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा आदमी का हाथ होगा। दोस्तों इंस्पेक्टर रूही सब सुनकर बाथरूम में जाती है और एसपी विवेक राजपूत को फ़ोन करती है कि अब ऑपरेशन का वक्त आ गया है, क्योंकि नेता को हमारे ऊपर शक हो गया है। वो अपने एक शूटर से बात कर रहा था, मुझे उड़ाने की धमकी दे रहा था। विवेक राजपूत उसे आश्वासन देते हैं कि तुम कुछ घंटे का इंतजार करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तुम बस मुझे एक मिस कॉल कर देना, उसके बाद उस मंत्री का मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। दोस्तों एसपी विवेक राजपूत डीजीपी से बात करके एसटीएफ की एक बड़ी सी टुकड़ी मंगाते हैं और पुलिस के बहादुर जवान को भी लेते हैं और आनंद फानंद में उस मंत्री के बंगले को घेर लिया जाता है। लेकिन मंत्री को इस बात का भनक तक नहीं लगता है। चारों तरफ से एसटीएफ के बहादुर जवान और पुलिस के बहादुर जवान मोर्चा जमाए हुए थे। बस उन्हें इंतजार था रूही खान के इशारे का। इधर दोस्तों नेता का दिल नहीं मानता है और रूही खान को बुलाता है। अब पूछता तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, सच सच बताओ। रूही खान बोलती हुजूर मैं तो गरीब औरत हूँ, नौकरी की तलाश में आई थी, आपने मुझे नौकरी दिया, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे भगवान हो। लेकिन दोस्तों नेता इतना मूर्ख नहीं था, वो बड़ा ही कुटिल मुस्कान के साथ पिस्टल निकाल लेता है और इंस्पेक्टर रूही खान के ऊपर तान देता है और बोला सच सच बताओ नहीं तुम्हें गोली मार दूंगा। दोस्तों ये देख इंस्पेक्टर रूही खान डरने के बजाय मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देख नेता बौखला जाता है। रूही बड़े शान से 2 कदम आगे बढ़ती है, एक कुर्सी खींचती है और बैठ जाती है। डर उसके चेहरे पर तनिक भी नहीं था और अपना मोबाइल निकालती है और सारे फोटोग्राफ जो उसने रात को खींचे थे नेता को दिखाने लगती है। दोस्तों जैसे जैसे नेता ये सब देखते जा रहा था उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसे कनपटी से पसीना टपकने लगा था। तभी नेता बोलता है कि मेरा शक सही था, तुम किसी की जासूस हो, लेकिन अब तुम बाहर नहीं जा सकती, ये राज यहीं दफन हो जाएगा और हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा। दोस्तों इंस्पेक्टर रूही डरने के बजाय उसे बोलती है अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं, ये सारे कागज़ सारे डॉक्यूमेंट मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तुम मुझे बेशक मार दो लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम कानून से नहीं बच सकते। और ये क्या, मैं पहला दिन से ही
तुम्हारी सारी बातचीत, सारे वीडियो, सारे ऑडियो सब रिकॉर्ड हो गया है। वो हर जगह जहाँ भी ट्रांसमीटर लगा हुआ था, जहाँ भी कैमरा लगा हुआ था, वो निकाल कर दिखाती है। दोस्तों, ये देखते ही नेता के हाथ से पिस्तौल छूट के गिर जाता है। अब वो सौदा करने के मूड में आ जाता है और रूही खान को बोलता है, तुम अपनी टीम को बोलो ये सब बातें लिख ना करे, तुम्हें मुँह मांगा पैसा दिया जाएगा, जो तुम बोलेगी वो मिलेगा। इंस्पेक्टर रूही बोलती है, अब सौदा करने का वक्त समाप्त हो चुका है, अब तुम्हारा जेल जाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये सुनकर नेता काफ़ी गुस्से में आता है। अब बोलता है, मेरा जो होगा होगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें मार के जाऊँगा। दोस्तों, पिस्टल उठा लेता है और रूही खान के ऊपर फायर करना ही चाहता था। तभी दोस्तों रूही खान जंप करके एक फ्लाइंग किक नेता के हाथ में मारती है। पिस्टल हवा में उड़ जाता है और रूही खान उछलते हुए उसे जंप कर लेती है और उल्टा पिस्टल नेता के ऊपर तान देती है और बोलती है, मंत्री तूने बहुत गेम की, तूने बहुत खेल खेला, अब मेरा खेल देख। दोस्तों, ये कहते हुए अपना फ़ोन निकालती है और एक मिस कॉल विवेक राजपूत को मार देती है। दोस्तों, फिर क्या था, चारों तरफ हवा में सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है। नेता के बंगले को हर तरफ से एसटीएफ जवान घेर लेते हैं। मंत्री के जो शूटर थे वो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गोली मार दिया जाता है और धड़धड़ाते हुए एसपी विवेक राजपूत, इंस्पेक्टर रोहित सिंह और एसटीएफ के जवान अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर रूही खान नेता को कवर किए हुए बैठी हुई थी। एसपी विवेक राजपूत अंदर आते ही नेता के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। बोले, तू नेता नहीं, तू हत्यारा है, तू भ्रष्ट तो था, हमने आज तो सुना था कि नेता भ्रष्ट होते हैं, लेकिन भ्रष्ट के साथ साथ तुम कातिल भी है, हत्यारा भी है। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा तो दिल करता है यहीं गोली मार दूं, लेकिन मेरे हाथ कानून से बंधे हैं और तुम्हें कानून सजा देगी। दोस्तों, एसपी विवेक इंस्पेक्टर रोहित को इशारा करते हैं। इंस्पेक्टर रोहित आगे बढ़कर नेता के हाथों में हथकड़ी लगाता है, उसे घसीटते हुए बिल्डिंग के बाहर ले जाता है, उसे पुलिस जीप में बैठाता है, लेकर थाने जाता है। उसके ऊपर कई धाराएं, गंभीर धाराएं में केस दर्ज होता है। सरकारी ज़मीन बेचने के आरोप में, कई हत्या के आरोप में, लोगों के अगवा करने के आरोप में, डराने धमकाने के आरोप में, पुलिस वाले की जान लेने की कोशिश में, कई गंभीर धारा के तहत उसके ऊपर केस दर्ज होता है। सरकारी संपदा हथियाने के जुर्म में। दोस्तों, उसकी पेशी कोर्ट में होती है और जज साहब को सारे सबूत एसपी विवेक राजपूत मुहैया करा देते हैं, जो कि वो 5 दिन से रिकॉर्डिंग में था। दोस्तों, जज साहब ये देखते ही अपना सर पकड़ लेते हैं और चश्मा खोलते हुए बोलते हैं, हमने भ्रष्ट नेता तो बहुत देखा है, लेकिन इसके तरह कातिल आज तक मैंने देखा नहीं। ये तो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, धब्बा। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। और दोस्तों, उस नेता का विधायकी रद्द किया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके बंगले पर सरकार अपना अधिकार कर लेती है। जो भी संपत्ति मिलता है सब सरकार अपने अंदर ले लेती है। दोस्तों, जब उसके बंगले पर छापा पड़ा, अरबों रुपया की संपत्ति निकलती है, अरबों रुपया के सोने चांदी निकलते हैं और महत्वपूर्ण फाइल निकलते हैं। उन सब में सभी बिल्डरों के नाम लिखे थे, सभी नेताओं के नाम लिखे थे, सभी अफसरों के नाम लिखे थे, जो कि उसके भ्रष्टाचार में शामिल थे। अब धीरे धीरे सबके ऊपर शिकंजा कसेगा। दोस्तों, भ्रष्ट कातिल नेता जेल चला जाता है, जनता बड़ा ही सुकून से रहने लगती है। दोस्तों, आपको क्या कहना चाहिए वीडियो पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और एसपी साहब के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमें आपकी आवश्यकता है हेल्प की, प्लीज़ हेल्प भी कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।